नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर सुथार हनुमानगढ़ जंक्शन में संचालित सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मौर्य वंश के पतन के समय, जिसे हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, उसके महत्वपूर्ण वंश शुंग वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शुंग वंश शुंग वंश का समय 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं ये थी कि शुंग वंश के अंदर संस्कृत भाषा का विकास हुआ। शुंग वंश का काल भागवत धर्म के पुनरुत्थान का काल था। और शुंग वंश के समय ही, यानी शुंग काल के समय ही, जो बौद्ध स्तूप थे उनका निर्माण पाषाण से होना शुरू हुआ। बौद्ध स्तूपों का निर्माण पाषाण से। बौद्ध स्तूपों का निर्माण पाषाण से होना शुरू। शुंग वंश मौर्योत्तर काल में जो मेन वंश हुए थे, जो मुख्य मुख्य वंश हुए थे, उनमें थे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। उनमें जो शुंग वंश था वो सबसे पहला वंश था, जो मौर्यों के पतन के तत्काल बाद आया था। यह 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। इसमें, और यह जो वंश था, यह काल था, ये संस्कृत भाषा के विकास का काल था। इस काल के अंदर संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण विकास हुआ। भागवत धर्म के पुनरुत्थान का काल था। बौद्ध स्तूपों का निर्माण पाषाण से होना शुरू हो गया। बोध गया व बरहुत के स्तूपों का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। बोध गया व बरहुत के स्तूपों का, बोध गया वह स्थान था जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया व बरहुत के स्तूपों का निर्माण भी शुंग वंश के अंतर्गत ही हुआ था। शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए, जिनमें सबसे पहले शासक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। इसमें कुल 10 शासक हुए, जिनमें पहले शासक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद जो शासक हुए उनका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद जो शासक हुए उनका नाम है वसुज्येष्ठ। इन्हें सुज्येष्ठ के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इनके बाद जो शासक आए उनका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र के बाद जो 5वें शासक थे उनका नाम था अंधक। अंधक के बाद शासक बने पुलिंदक। पुलिंदक के बाद शासक बने घोषमित्र। घोषमित्र के बाद शासक बने वज्रमित्र। वज्रमित्र के बाद शासक बने भागवत, जिन्हें भागभद्र के नाम से भी पुकारा जाता था, या कुछ पुस्तकों में भागभद्र के नाम से भी संबोधित किया गया है। 10वें और अंतिम शासक थे देवभूति, पुष्यमित्र शुंग। ये जाति से ब्राह्मण थे। उज्जैन में मौर्यों के सेनापति थे। मौर्यों के सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग ने ही अंतिम मौर्य सम्राट विद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की।
सोंग वंश का संस्थापक अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र सोंग ने की थी। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र सोंग जो कि जाति से ब्राह्मण थे, उज्जैन में मौर्यों के सेनापति थे और पुष्यमित्र सोंग ने ही अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर सोंग वंश की स्थापना की थी। इन्हीं के पुष्यमित्र सोंग के ही राज्यपाल जिनका नाम धनदेव था, धनदेव के अयोध्या अभिलेख व हरिवंश पुराण पुष्यमित्र सोंग के राज्यपाल धनदेव के अयोध्या अभिलेख व हरिवंश पुराण के से हमें यह जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सोंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ व 1 राजसूय यज्ञ को संपन्न किया था। इनके मुख्य पुरोहित महान व्याकरणविद पतंजलि थे। पुष्यमित्र सोंग के जो मुख्य पुरोहित वो पतंजलि थे, जिन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। मुख्य पुरोहित पतंजलि ने ही इनके 2 अश्वमेध यज्ञ 1 राजसूय यज्ञ को संपन्न करवाया था। यानी जो दो अश्वमेध यज्ञ व 1 राजसूय यज्ञ के समय इनके जो मुख्य पुरोहित थे वो पतंजलि थे। पतंजलि ने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था महाभाष्य, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो एक व्याकरण ग्रंथ है उस पर आधारित है। अष्टाध्यायी पर स्थापित पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है और पाणिनि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के समकालीन थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के समकालीन। मुख्य पुरोहित पतंजलि थे। इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य की रचना की। ये एक व्याकरण ग्रंथ था। व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य की रचना थी जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक पर आधारित है। पाणिनि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के समकालीन थे। राज्यपाल धनदेव के अयोध्या अभिलेख व हरिवंश पुराण से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सोंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ व 1 राजसूय यज्ञ भी संपन्न करवाया था। इस समय इनके जो मुख्य पुरोहित थे वो पतंजलि थे, जिन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य की रचना की। पुष्यमित्र के समय यवनों का आक्रमण भी हुआ था। जिसकी जानकारी हमें 3 ग्रंथों या तीन पुस्तकों से प्राप्त होती है, जिनमें पहली पुस्तक का नाम है महाभाष्य, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा निर्मित रचित है। पतंजलि। दूसरा जो महान ग्रंथ है उसका नाम है गार्गी संहिता, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो गार्गी संहिता वो किस तरह का या किस श्रेणी का ग्रंथ है, तो आपको बताना पड़ेगा। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है।
तीसरे ग्रंथ का नाम है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्र जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। इन तीनों ग्रंथों से हमें यह जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सूंग के समय यवनों का आक्रमण भी हुआ था, जिनमें पहला ग्रंथ है महाभाष्य, दूसरा है गार्गी संहिता जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तीसरा है मालविकाग्निमित्र जो कि एक नाटक है और ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। दो बौद्ध ग्रंथ जिनमें एक का नाम है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, और दूसरी पुस्तक का नाम है दिव्यावदान। ये दोनों ग्रंथ पुष्यमित्र सूंग को बौद्ध धर्म विरोधी बताते हैं। बौद्ध धर्म विरोधी। पुष्यमित्र सूंग दो बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें पहले का नाम है आर्य मंजूश्री मूलकल्प और दूसरे का नाम है दिव्यावदान। इन दोनों में पुष्यमित्र सूंग को बौद्ध धर्म विरोधी बताया गया। इनमें कहा गया है कि पुष्यमित्र सूंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। बौद्ध स्तूपों को नष्ट इन दो बौद्ध ग्रंथों से मिलती है जिनमें पहले का नाम है आर्य मंजूश्री मूलकल्प और दूसरे का नाम है दिव्यावदान। लेकिन यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती कि पुष्यमित्र सूंग बौद्ध धर्म विरोधी है। क्यों? क्योंकि पुष्यमित्र सूंग ने ही बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था या स्थापना करवाई थी। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सूंग ने ही करवाया था। दूसरा जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, इसकी जो चार दीवारी थी उसे पाषाण से निर्मित करवाया था। चार दीवारी पाषाण से निर्मित। पुष्यमित्र सूंग ने ही बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था और सांची के स्तूप की जो चार दीवारी थी जो पहले लकड़ी से बनी हुई थी, टूट गई थी, उसे पाषाण से निर्मित करवाया। ये दोनों कार्य पुष्यमित्र सूंग ने ही करवाए थे जो इसे बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं बताते। पुष्यमित्र सूंग के समय जो सूंग वंश की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। राजधानी पाटलिपुत्र, जिसका इतिहास में हमें कुसुम ध्वज नाम भी मिलता है। कुसुम ध्वज, ये जो राजधानी पाटलिपुत्र है इसे कुसुम ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्तमान में बिहार के अंदर पटना नामक स्थान है, वही प्राचीन में पाटलिपुत्र था। दोबारा देख लो, यवनों पुष्यमित्र सूंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ था, जिनकी जानकारी में तीन ग्रंथों जिनमें पहला है महाभाष्य जो कि पातंजलि द्वारा निर्मित एक व्याकरण ग्रंथ है, दूसरी है गार्गी संहिता जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है और तीसरी है मालविकाग्निमित्रम जो कि कालिदास द्वारा रचित है। इनमें कहा गया है कि पुष्यमित्र सूंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ था और इन्होंने मध्यमिका या चित्तौड़ को रोन डाला। दूसरे और जो दो बौद्ध ग्रंथ है जिनका पहले का नाम है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, दूसरे का नाम है दिव्यावदान, इन दोनों से हमें यह जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सूंग था वो बौद्ध धर्म विरोधी था, क्योंकि इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। लेकिन पुष्यमित्र सूंग बौद्ध धर्म विरोधी था, यह इनके इन कार्यों से प्रतीत नहीं होता कि यह बौद्ध धर्म विरोधी था, क्योंकि पुष्यमित्र सूंग ने ही बरहुत स्तूप जो कि बौद्ध स्तूप है का निर्माण करवाया था और एक सांची के स्तूप की जो चार दीवारी थी जो लकड़ी की थी वो टूट गई थी और उसके द्वारा पाषाण से निर्मित करवाया था। बरहुत स्तूप की जो खोज थी, बरहुत स्तूप की खोज 1873 में कनिहम द्वारा की गई थी। कनिहम द्वारा की गई थी।
पुष्यमित्र सूंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। पुष्यमित्र सूंग के समय ही मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की संरचना हुई थी। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना, वर्तमान स्वरूप की रचना पुष्यमित्र सूंग के समय ही मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना हुई थी। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि मनुस्मृति का संकलन या मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना किस शासक के समय हुई थी? तो पुष्यमित्र सूंग या सोमवंश के समय हुई थी। और मालविकाग्निमित्रम और पुष्यमित्र सूंग के समय पुष्यमित्र सूंग ने विदर्भ के राजा जिनका नाम यज्ञसेन था, यज्ञसेन को पराजित किया था। यज्ञसेन को पुष्यमित्र सूंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया था। और यह जानकारी हमें मालविकाग्निमित्रम नाटक में मिलती है। मालविकाग्निमित्रम नाटक से ही प्राप्त होती है, मित्रीय मित्रम से ही प्राप्त होती है। पुष्यमित्र सूंग के बाद हम देखते हैं अग्निमित्र के बारे में। ज्यादा विशेष जानकारी नहीं है इसके बारे में, बस एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पुष्यमित्र सूंग का पुत्र था, पुष्यमित्र सूंग का पुत्र। दूसरी बात, इसने जो राजधानी थी, इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से विदिशा को बनाया, जिसका वर्तमान नाम बेसनगर है। वर्तमान नाम बेसनगर नामक स्थान पे है, जो कि एमपी के अंदर है। और जो कालिदास का जो नाटक है जिसका नाम मैंने बताया था मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्र, इसके अंदर मालविका व अग्निमित्र के प्रेम का वर्णन है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो कालिदास जी का मालविका अग्निमित्र नाटक है, इसमें किस अग्निमित्र की बात की गई, किस वंश के? तो अग्निमित्र सोमवंश के, और सोमवंश के ही अग्निमित्र की बात मालविका अग्निमित्र नाटक में की, क्योंकि ये जो कालिदास जी थे ये गुप्त वंश में हुए थे। इसे कई 100 शताब्दियों के बाद में ये हुए थे। इसलिए ये प्रश्न बहुत बार बनता है कि जो मालविका अग्निमित्र में जिस अग्निमित्र का नाम लिया गया है वो किस वंश के थे? तो वो थे अग्निमित्र सोमवंश के। इनके बाद में वसुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ कोई जानकारी नहीं है। वसुमित्र, अंधक, पुलिंदर, घोषमित्र, वज्रमित्र। अब देखिए भागवत या भागवत के बारे में, ये 9वें शासक थे, सोमवंश के 9वें शासक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो भागवत या भागवत थे वो सोमवंश के किस संख्या या किस नंबर के शासक थे? तो 9वें शासक थे। इनके शासन के 14वें वर्ष, शासन के 14वें वर्ष जो तक्षशिला का शासक था जिसका नाम था एंडियालकिड्स, शासन के 14वें वर्ष तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स जो कि यूक्रेटाइडिस वंश के थे, यूक्रेटाइडिस वंश। भागभद्र जो 9वें शासक थे, इनके शासन के 14वें वर्ष तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स के राजदूत जिनका नाम था हेलियोडोरस
इसने विदिशा यानी राजधानी में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि किस शासक के समय गरुड़ स्तंभ की स्थापना। भागभद्र के समय कौन से शासक थे? 9वें थे। शासन के कौन से वर्ष में? 14वें वर्ष में। और कहाँ के शासक? तक्षशिला के शासक जिसका नाम था एंडियालकिस। इन्हीं के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। और इसके बाद में है देवभूति, जो कि अंतिम शासक है। देवभूति के प्रधानमंत्री वासुदेव। इन्हीं देवभूति के प्रधानमंत्री वासुदेव ने हत्या की। देवभूति जो कि शुंग वंश के अंतिम शासक है, इन्हीं के प्रधानमंत्री जिनका नाम वासुदेव है, वासुदेव ने देवभूति की हत्या की और कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश की स्थापना की। तो आज हमारा शुंग वंश कंप्लीट होता है। इसमें 10 शासक हुए। 10वें शासक देवभूति को कि उसी के प्रधानमंत्री वासुदेव ने हत्या की, वह कर्ण वंश की स्थापना की। इसके बाद में कल वाले वीडियो में हम देखेंगे कर्ण वंश और सातवाहन वंश। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।